अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज हमारे साथ मोहम्मद अवेज़ मौजूद हैं, जो कि अमेज़न पे अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। कॉम्पिटिटर से काफ़ी सस्ती सेल करते हैं। ये जानते हैं कि ये कैसे कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम अवेज़। वालेकुम अस्सलाम तहसीन भाई। क्या हाल है अवेज़, तुम्हारे ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कुछ बताएँ कैसे अपनी बढ़िया? जर्नी के बारे में पहले बताएँ। तहसीन भाई, मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो अग यानी पीछे की सारा बैकग्राउंड काट के मैं स डायरेक्ट अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ़ से आपको बताऊँ तो हुँ, हुँ। मैंने एमबीए सप्लाई चेन किया है। अच्छा माशाल्लाह। तो सप्लाई एमबीए सप्लाई चेन के बाद ही मुझे बस बिज़नेस में ही जाना था, तो उसी वजह से मैंने एमबीए में जाना परस्यू किया। सही है। अच्छा ये बात बताएँ सबसे पहले कि आप इतनी सस्ती प्रोडक्ट कैसे सेल कर लेते हैं? गुड क्वेश्चन। मेरे भाई ने सवाल किया कि मैं सस्ती प्रोडक्ट कैसे बेच लेता हूँ। यूनिवर्सिटी नंबर 1, प्रोग्राम नंबर 2, एमबीए सप्लाई चेन। तो एमबीए सप्लाई चेन के अंदर जब मैं मेरी इंटरव्यू हुई तो मुझे काफ़ी चीज़ें बिज़नेस के हवाले से सीखने को मिली। अच्छा, एमबीए में जाने का मकसद ही मेरा यही था कि मुझे बिज़नेस से लगाव था और मेरा अपना राइट। एक इंस्टीट्यूट भी था। तो उससे एमबीए में सिर्फ मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली और उसी के साथ-साथ फिर मैंने अमेज़न पे कुछ प्रोडक्ट्स देखी कि किस लोग किस तरीके से सेल कर ठीक रहे हैं, है। क्या कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड तो मेरा एमबीए का था ही, प्लस हाँ। सप्लाई चेन का था। तो सोर्सिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट में से एक आपने सब्जेक्ट था। एमबीबीसी में किया है? जी, मेरा एमबीए सप्लाई चेन जो है उसमें एक मेरी जो स्पेशलाइज़ेशन है, सप्लाई चेन है और सप्लाई चेन के अंदर भी जो मेरी फर्दर स्पेशलाइज़ेशन है वो हाँ। प्रोक्योरमेंट एंड सोर्सिंग है। तो जब मैं अमेज़न में आया तो काफ़ी लोग जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं थे। हाँ, हाँ। क्योंकि कोई मेडिकल फील्ड का भी अमेज़न में आया हुआ है, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का भी आया हुआ है। हाँ, हाँ। तो उस वक़्त जब मैं आया तो मुझे इन चीज़ों की कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैं सप्लाई चेन के हवाले से ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जानता था। अच्छा, जो सवाल है कि कॉम्पिटिटर से ज़्यादा मैं कैसे कम में बेच लेता हूँ? यानी अगर हाँ, कॉम्पिटिटर कोई प्रोडक्ट $50 की बेच रहा है तो मैं $40 की उसको किस तरीके से सेल कर लेता हूँ? देखें, सेल करने के लिए सबसे जो मेन फैक्टर है कम सेल करने के लिए आपकी प्राइसिंग है। ठीक है। प्राइसिंग आपके हाथ में है तो आप अपनी फील्ड के अंदर बादशाह हैं। हुँ, हुँ। प्राइस को कंट्रोल कैसे करेंगे? जब सोर्सिंग आपकी अच्छी सोर्सिंग होगी। अच्छी होगी। कुछ लोग ऐसे हैं तहसीन भाई के, मैं नाम ही लेना चाहूँगा हाँ, हाँ। कि यूट्यूब पे और लोगों को इस तरीके से यानी गाइड करते हैं कि अली बाबा के ऊपर जाओ, एक कप तुम्हें जो है $10 का मिल रहा है और तुम अरे! उसको अमेज़न के ऊपर मैंने $20 का देखा है। बेचो, देखो तो तुम्हें $10 का प्रॉफ़िट हुआ तो वो तुम तो क्यों नहीं मैंने एक बेचते? पेंसिल का भी देखा था पैड वो क्या नाम है एक जो लिखने वाले पैड्स होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप कोई भी प्रोडक्ट अलीबाबा पे ढूँढेंगे और अमेज़न पे देखेंगे, उस पे प्राइसिंग का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन आप पहले मार्केट तो समझें, अमेज़न मार्केट है रिटेल मार्केट सही है। और अलीबाबा जो मार्केट है, वो आपकी होलसेल मार्केट है हाँ, और उसमें आपको मैन्युफैक्चरर भी मिलेगा, ट्रेडर भी मिलेगा, सारे होलसेलर मिलेगा, बिल्कुल। तो वो जो मार्केट है, वहाँ पे आप क्वांटिटी में खरीदते हो बिल्कुल ऐसे ही है। और जब क्वांटिटी में खरीदोगे, प्राइस आपकी नीचे आएगी। हाँ, लेकिन हाँ। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि अगर आपने 1000 पीस खरीदे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है $10 वाला कप आपको जो है $8 का मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन अब क्या मैं आपसे ये बोलूँ कि आप $20 का बेचोगे, आपको $12 प्रॉफ़िट होगा? हरगिज़ नहीं। ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन चीज़ें आपकी कहाँ गई, वेयरहाउसिंग आपकी कहाँ गई, आपकी लेबर कॉस्ट है। इस तमाम कॉस्ट लगने के बाद जो आपका एट द एंड बचेगा, वो है आपका प्रॉफ़िट। आप भी तो ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद सस्ती बेच रहे हो तो फिर आप एग्ज़ैक्टली। अब मैं जो है अगर मुझे ये कप बेचना है हाँ, तो हाँ। सबसे पहले मैं इस कप की मटेरियल्स को देखूँगा राइट। कि इस कप को बनाने के लिए कौन-से मटेरियल यूज़ किए जा रहे हैं। तो सही। उन मटेरियल की सबसे पहले मैं एक रिसर्च करूँगा। उस ठीक है। जब मुझे यानी कि इन शॉर्ट मैं आपसे ये कह दूँ, मुझे अब कप के ऊपर पीएचडी करनी है। कप सही। बनता कैसे है? किस चीज़ से बनता है? इसके यानी इसको इसकी डाई है, क्या इस दिस डायमेंशन डाई क्या है, है, साइज़ बिल्कुल, क्या है, वेट क्या है, एग्ज़ैक्टली सब कुछ मुझे इसके बारे मटीरियल में कौन-सा है? पता होने चाहिए, इसके ठीक तमाम है। प्रोस एंड कॉन्स पता होने चाहिए। तब जाके मैं इसको बेच पाऊँगा। ठीक है। अब अगर मार्केट में ये $20 का बिक रहा है, तो मुझे ये नहीं देखना है कि मैं $10 का ले लूँ और $20 का बेचूँ, मैं उस पे प्रॉफ़िट राइट। कमा लूँगा, नहीं। मुझे अब सिर्फ़ इसके ऊपर वर्किंग करनी है, ये बनता कैसे है, कितने में बनेगा, ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। मेरा ये होना चाहिए सही। कि मैं इसको अच्छे से अच्छा किस तरीके से बना सकता हूँ। मेरे सामने सारी खुल के सारी प्राइसिंग आ जाएगी, अब वो किस तरीके से मुझे इसके मटेरियल के बारे में पता है। सही है। फिर मुझे ये पता होना चाहिए वो मटेरियल कौन-कौन बेच रहा है, फिर मुझे ये पता होना चाहिए बना कौन-कौन रहा है।
क्योंकि कुछ होंगे जो सिर्फ मटेरियल बेच रहे होंगे, मैं खुद बना लूँगा, मुझे बनाना आता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं नहीं बनाना चाह रहा, तो मैं ऐसे बंदे को पकड़ूँ जो मटेरियल भी दे दे, बना भी ले, या एक जगह से मैंने मटेरियल पकड़ा और दूसरी जगह बनवाने के लिए दे दिया। तो इन तीनों प्रोसेस के अंदर प्राइसिंग आपको अलग मिलेगी। अगर मैं मटेरियल खरीद के खुद बनाता हूँ, मुझे सस्ता पड़ेगा कि मैं अपनी मेहनत को माइनस कर दूंगा, तो उसमें प्राइस के अंदर एडजस्ट कर दूंगा। अगर मैं दूसरे फैक्टर में जाता हूँ कि मैं मटेरियल खरीद के किसी और से बनवा रहा हूँ, तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर इसी के अंदर एक फैक्टर और है कि भाई मैंने टोटल जो है आउटसोर्स कर दिया फैक्ट्री को, ही सब थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ेगा फिर तो। एग्जैक्टली। ठीक तो है। ये सीन है। अब इन चीज़ों को समझने के लिए आपने सोर्सिंग पहले समझनी पड़ेगी, उसके है। बाद ही आप प्राइस कम कर सकते हो अपनी। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मैंने सीखा था अपने, जब मैं अमेज़न पे काम शुरू करा था, मुझे कहा था कि बस 30% आपकी प्राइस होनी चाहिए तो आप तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट लॉजिक ले आए। मैं तो जब भी, अगर मैंने लोगों को देखा है, जब भी वो सोर्स कर रहे होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि अगर $10 की बिक रही है तो $3 में सोर्स कर लें। तो ये साइज़ कहाँ तक चलेगी फिर? हर प्रोडक्ट पे नहीं चल सकती। जो 30% जो है वो नॉर्मली हम बिजनेस में कहते हैं, कोई भी अगर मैं आपसे बोलूँ तहसीन भाई, आप 1 करोड़ इन्वेस्ट करें और आप उस पर कितना अर्न करना चाहेंगे पर मंथ, तो ऑब्वियसली आपका रेशो 30% का होगा, और ये नॉर्मल है। हर बिजनेस मैन चाहता है कि उसका 30% का एक प्रॉफिट रेशो होना चाहिए, और जब तक नहीं होगा तो आपको बिजनेस करने में मज़ा भी नहीं आएगा। लेकिन इस 30% के रेशो को आप किस तरीके से कवर करेंगे, वो है आपकी सोर्सिंग। सही। अब सोर्सिंग के लिए कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, वही आइडेंटिफिकेशन कि आप कोई प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को पहले जान लें। पूरा पीएचडी कर लें। उसके आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मटेरियल रॉ मटेरियल्स हैं, और ये इस मार्केट से मिलता है, इस मार्केट में बिकता है, ठीक है। देन फिर आपने उस प्रोडक्ट के सप्लायर्स को ढूंढना है ठीक। कि सप्लायर्स को ढूंढने के बाद फिर आपने सप्लायर्स की नेगोशिएशन करनी है कि सारे सप्लायर आपको एक रेट नहीं दे रहे होंगे, और कोई हो सकता है बहुत अच्छे रेट दे रहा हो, लेकिन उस आपके ऊपर आप ट्रस्ट ही नहीं बिल्ड कर सकते, आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं है उसके ऊपर। फिर ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? तो 99% जो मुश्किलात हैं अलीबाबा ने हमारी दूर कर दी। ट्रेड एश्योरेंस जिस सप्लायर के पास है, मैं कहता हूँ आप उससे खरीद लें, सही है। तो आपकी टेंशन खत्म कि बंदा भाग जाएगा या पैसे ले लेगा, पर क्या बनाएगा नहीं। अलीबाबा पूरा का पूरा सारे के सारे पैसे रिफंड करवा देगा अलीबाबा? बिल्कुल। अगर ट्रेड स- इंश्योरेंस लेंगे तो वो कितना ट्रे- चार्ज करते हैं? 3%? जी, अलीबाबा की कुछ अपनी सर्विस चार्जेस होती हैं ऑब्वियसली। यानी अगर मैं किसी फैक्ट्री से डायरेक्ट खरीदूंगा तो मुझे कम में मिलेगा, लेकिन अगर मैं अलीबाबा से वेरी फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ, मुझे अभी कुछ भी नहीं मालूम, तो मैं ज़्यादा बेहतर ये समझूंगा कि भाई मुझे कॉस्ट थोड़ा सा कॉस्टली हो जाए, लेकिन मेरा सही है। पूरा बिजनेस सेव हो जाए। हाँ, तो $10,000 की ऑलमोस्ट पेमेंट होती है बिल्कुल। फर्स्ट टाइम में तो। तो ट्रेड एश्योरेंस की तरफ जाऊंगा तो मुझे सेम सेव हो जाऊंगा। मैं अपने पीछे की $10,000 की इन्वेस्टमेंट को सेव करने के लिए छोटी सी अगर सर्विस ले लूँ, तो यानी कोई तो ये कह रहे हो कि अगर हम अलीबाबा से सोर्स करें तो हमें सस्ता मिल जाएगा, और अगर हमें खतरा है लूट जाने का या नहीं, पैसे चोरी हो जाएगा तो हम सस्ता नहीं। सस्ता अगर आप किसी और फैक्ट्री से खरीदते हैं, यानी कि आउट ऑफ दी अलीबाबा, अगर आप अच्छा किसी तो फिर सप्लायर सस्ता को, मिल जाएगा। सस्ता मिल जाएगा आपको, सही है। क्योंकि वहाँ अलीबाबा का नाम हट गया। नाम अब बढ़िया। आप अपने ऊपर, अपने बिहाफ के ऊपर आप खुद ही सब यानी कि सोर्सिंग कर रहे हैं, तो आप अगर किसी नए बंदे से जाके मिल रहे हैं, तो आपको कैसे पता होगा कि ये आपको टाइम डिलीवरी दे देगा, और ऑन टाइम डिलीवरी आपको मिल जाएगी, या आप अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी, या ये आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं करेगा। क्योंकि इस दुनिया में आज के दौर में अगर मैं बात करूं, तो सॉरी टू से कि अगर बिल्कुल आप किसी को 30% पेमेंट दे के आप अपना ऑर्डर रेडी करवाते हो, तो तकरीबन 1 महीना लगता है उस की प्रोडक्शन में। 1 महीने बाद वो बंदा कहाँ है? कुछ भी हो सकता है, फ्रॉड है, किसी तरीके से फ्रॉड करना चाहे कर सकता है। तो इस फ्रॉड को ओवरकम करने के लिए हम अलीबाबा पे जाते हैं। अलीबाबा पे भी उस सप्लायर के पास जाते हैं जिसको ऑलरेडी ट्रेड एश्योरेंस मिला हुआ है। तो और फिर अगर मैं और चाह रहा हूँ कि भाई ऑन टाइम डिलीवरी हो, तो मैंने उसकी रेटिंग देखी, और मैंने उसकी टाइम डिलीवरी उस पर लिखा आ जाता है कि ये जो यानी उसके रिव्यू वगैरह चेक कर लिए, उसके रिव्यू कितने रिव्यू हैं, चेक कर लिए, कितने रेटिंग दिनों चेक में कर ली। डिलीवर कर देता है, कितने कस्टमर ने इससे काम करा चुके हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी, तो हम वेरीफाइड रहेगा ऐसे ही, कि भाई हमारे पैसे किसी गलत हाथ में नहीं जा रहे। ऐसे ही। तो इसमें कौन-कौन से ऐसे फैक्टर है जो हमें इम्पोर्टेंटली देखने चाहिए? सबसे पहले आपने उसकी ट्रेड एश्योरेंस देखनी है, देन आपने उसकी रेटिंग देखनी है कि 3 स्टार
वो तो Really? बहुत अच्छा है। और वो कितने टाइम से अलीबाबा मेरे पे पास बैठा हुआ है। 4-5 साल पुराना होगा। बिल्कुल, कम से कम 3 साल तो पुराना होना चाहिए, लेकिन 3 साल से भी बैठा हुआ है, लेकिन उसने एक ट्रेडिंग भी नहीं की, तो वो बेकार है। 3 साल, ये तो नेगेटिविटी हो गई कि 3 साल से बैठा हुआ है, लेकिन उसकी ट्रेडिंग एक भी नहीं है। तो आपने उसकी ट्रेडिंग भी चेक करनी है, ट्रांज़ैक्शंस की उसने कितने यानी कितने लोग उसके पास आए, कितने लोगों ने उसको अप्रोच करके उससे चीज़ें खरीदी। 1 साल के अंदर अगर किसी ने एक सप्लायर से 10 बार खरीदी है और किसी ने 3 साल में एक सप्लायर से 10 बार खरीदी है, आप किससे खरीदना प्रेफ़र करेंगे? मुझसे ऑब्वियसली तो डेफ़िनेटली जिसने 1 साल में अगर 1000 ट्रांज़ैक्शंस किए तो वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। तो कुछ चीज़ें हैं जो फ़िक्स नहीं है, हमने खुद अपने हिसाब से उसको देखना पड़ेगा। यानी अगर मैं एक डेफ़िनेशन आपको बता दूँ कि आपने जो है सिर्फ़ 1 साल के अंदर जिसने इतनी ट्रांज़ैक्शन की हों, आपने उसी से खरीदना है, तो ऐसा नहीं है। आपने कहीं अपना माइंड भी थोड़ा-सा यूज़ करना पड़ेगा कि चीज़ें फ़िल्टर करेंगे, आपके सामने आ जाएँगी कि कौन-सा सप्लायर आपके लिए बेस्ट है कि नहीं। यूँ समझ लें, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप एक अपने बच्चे के लिए रिश्ता लेने जा रहे हैं। अब किस तरह का आपको रिश्ता मिलने वाला है नहीं मालूम। तो ये आप कह सकते हैं। और ये भी एक टाइप ही वन टाइप ही रिलेशनशिप बन जी, जाता है प्रोडक्ट अगर आपका बच्चा ही है। आप अपने बच्चे के लिए अब मार्केट में देख रहे हैं कि भाई पे जा रहे हैं। हाँ, कौन इसको अडॉप्ट यानी कि कौन इसको बना के दे रहा है। ख़ैर ये एक उसका उसका उसकी अम्मी को देख लें, उसके अब्बू को देख लें, एग्ज़ैक्टली उसका घर देख लें। ऐसे ही है। अच्छा भई ये बात तो बताओ कि हम शादी करते हैं उसमें तो ट्रेड इंश्योरेंस नहीं होती, शादी में इतना खर्चा हुआ सारा ज़ाया हो गया, लेकिन अलीबाबा पे ऐसा होता है कि हमें पैसा वापस मिल जाता है। तो मेरे भाई कहाँ जाएँ? जी, तहसीन भाई ये एक एडवांटेज है। देखें, शादी में आपको ट्रेड एश्योरेंस नहीं मिल रही है, लेकिन आप जब अलीबाबा पे जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे ट्रेड एश्योरेंस मिल रही है आपके बिज़नेस के लिए। सो इट इज़ गुड। चलें सही है। तो मतलब है आप फिर शादी के लिए भी कोई ऐसी कोई शादी.com या फिर XYZ शादी.com तुम्हें क्या? तो इसका मतलब है जब आप शादी भी करोगे तो इंश्योरेंस के साथ करने की कोशिश करोगे क्योंकि सस्ती चाहिए आपको हर चीज़। शादी में अगर मैं इंश्योरेंस कर भी लूँ तो मुझे नहीं मालूम मेरा प्रोडक्ट कैसा निकलेगा। मेरा वास्ता किस से पड़ने वाला है वो आगे जाके हो सकता है सामने बड़ा अच्छा दिखे, लेकिन शादी के बाद मेरी चड्डी बना रहा हो या मेरी चड्डी सॉरी बना रही हो। चले यार ये तो वक़्त और नसीब पे आप 2-3 दफ़ा हमारे पास ऑप्शन भी तो है, हम 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी तो ले सकते हैं। तो वो भी तो हमारे पास ऑप्शन है। तो आप अच्छा हम जैसे अलीबाबा ट्रेड करते हैं, अगर हमें अलीबाबा से हमें जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो वहाँ से सैंपल भी आ जाता है। लेकिन रिश्ते में ऐसा नहीं होता। रिश्ते में अगर आप सैंपल की बात करेंगे तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। या आपको सैंपल सैंपल नहीं, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलेगा और वो भी एक प्रोसेस के बाद ही मिलेगा। तो उसपे आपको इंश्योरेंस वगैरह नहीं मिलेगी। अच्छा वैसे ये बात बताओ कि अलीबाबा के अलावा और कौन-सी ऐसी वेबसाइट है जहाँ हम आराम से सोर्सिंग कर सकते हैं, ट्रस्टेबल वेबसाइट हो? तहसीन भाई, जिस तरह अलीबाबा की सर्विसेज हैं इस तरह से बिल्कुल एज इट इज़ इस तरह से नहीं, लेकिन सोर्सिंग के लिए आप ग्लोबल सोर्स यूज़ कर सकते हैं, मेड इन चाइना यूज़ कर सकते हैं, HKTDC यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर अलीबाबा को ही करूँगा क्योंकि आपको अलीबाबा पे जो एडवांटेजेस मिल जाते हैं ट्रेड ये इंश्योरेंस की वजह से कहना चाह जी, ट्रेडिशंस भी, और जो मैंने आपसे बात की कि आपको पता चल जाता है कि सप्लायर ने कितनी ट्रेडिंग की है, कितनी ट्रांज़ैक्शंस की हुई हैं और ये कितने साल से ये चीज़ बेच रहा है। एक और बात बताओ कि चाइना के अलावा कहीं और से भी सोर्स कर सकते हैं हम प्रोडक्ट्स को, हमें मिल जाती है? अच्छा, अलीबाबा से जो है ना काफ़ी लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि चाइना से ही सोर्सिंग हो रही है। अलीबाबा पे सिर्फ चाइनीज़ नहीं बैठे हुए, वहाँ पे दुनिया भर से लोग अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए वहाँ बेचने के बैठे लिए हुए हैं। बैठे हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान से भी लोग बेचने के लिए वहाँ बैठे हैं। ऐसा ही है। पाकिस्तान से भी हैं, नीदरलैंड्स हैं, डिफरेंट मेक्सिको यॉर मैंने सुना है मेक्सिकन जी, जी, जो यानी कि जो कंट्री भी प्रोडक्शन जिस चीज़ की प्रोडक्शन कर रहा है, वो अलीबाबा पे उसने एक अकाउंट बनाया हुआ है कि उसको ग्लोबली कहीं से भी कोई ऑर्डर मिल जाए। तो जब मैं भी अपनी कोई प्रोडक्ट की सोर्सिंग करने जाऊँगा तो मुझे भी एडवांटेज है। मैं हो सकता है मुझे कोई जैसे मैं कब की बात कर रहा था, चाइना से अच्छा मुझे क्या कहते हैं जापान बना के दे रहा हूँ। तो लेकिन जापान छोटे से प्रोडक्ट के ऊपर तो काम करेगा नहीं। मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि हो सकता है मुझे जापान से मिल जाए। अच्छा, कंट्री की अगर बात करते हैं तो कंट्री का एडवांटेज हमें वो भी चेक करना चाहिए कि अगर मैं जापान से सोर्स कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कि मुझे $10 एक सप्लायर ने $10 की प्राइस दे दी चाइना से और दूसरे सप्लायर ने भी $10 की प्राइस दे दी जापान से।
अब मैं इन दोनों में से किसको सिलेक्ट करूँगा? मैं देखूँगा कि चाइना से मुझे ज़्यादा करीब पड़ रही है, जो रास्ता है, डिस्टेंस है, वो चाइना से ज़्यादा करीब पड़ रहा है जापान से। सही। अब क्यों ये इस करीब और दूर का क्यों मैं देख रहा हूँ मैं? कि ज़ाहिर-सी बात है, फ्यूल एफिशिएंसी है, टाइम ड्यूरेशन है। टाइम ड्यूरेशन है, फ्यूल एफिशिएंसी, जब वो आपके डोर ठीक तक है। वो प्रोडक्ट पहुँचेगी, तो उसके ऊपर ज़्यादा फ्यूल लग चुका होगा, सही, टाइम ज़्यादा लग चुका होगा, लेबर ज़्यादा लग चुकी सही, होगी, वो सही। महँगी पड़ेगी आपको। महँगा पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ थी जो मुझे याद आ रहा है, कि चाइना के अंदर रहते हुए भी हम जब हमारे पास 3-4 सप्लायर हमें मिल गए, तो उसमें भी हम ये देखते हैं कि लोकेशन कौन-सी करीब है। ये बात बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल पोर्ट ठीक है। से पहुँचने के लिए भी किराया चाहिए होता है, तो फिर हमें उसका भी रेंट देना पड़ता है। फिर वो पोर्ट तक पहुँचने का भी टाइम लगता है। इसको ज़रा एक्सप्लेन करो, ये क्या तरीक़ेकार मेरे होता है? एक प्रोडक्ट पे मैंने काम किया था, तो बिल्कुल सेम इशू मुझे फेस करना पड़ा था। जब मैंने सप्लायर से सारी बात कर ली, सब कुछ कर ली, लेकिन जब मैंने उनसे फ्रेट चार्जेस लिए और पिकअप चार्जेस लिए, तो पिकअप चार्जेस में एजेंट ने मुझे कहा कि मिस्टर ए से अगर मैं इन्वेंट्री उठाता हूँ, तो मुझे $300 पिकअप चार्जेस देने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं मिस्टर बी से उठा रहा हूँ तो मुझे $150 देने पड़ रहा है। तो मैंने अपने फ्रेट फॉरवर्डर से पूछा, जो मेरे एजेंट से फ्रेट फॉरवर्डर, वो दोनों ने कहा कि सर ये जो पिकअप चार्जेस है 150 के ऊपर, वो डेस्टिनेशन से उसका फासला कम है, और उसका डेस्टिनेशन से फासला फासला ज़्यादा है। तो जिसका फासला ज़्यादा होगा उसे वो रेंट चार्जेस देते हैं। पिकअप चार्जेस आपके ज़्यादा हो कि और फिर टाइम भी तो लग जाएगा ना, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पहुँचेगी, पोर्ट तक पहुँचेगी, तो उसपे भी तो टाइम लग रहा है। तो दोनों चीज़ों को भी टाइम भी लगा। अच्छा, तैसे में मैं यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये मिस्टर ए को चूज़ करना चाहिए मिस्टर बी को, यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि वो 3 मुझे $300 पे करने पड़ रहे हैं, और यहाँ $150 पे करने पड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं बी को सेलेक्ट करूँगा। लेकिन मुझे ये भी देखना है कि इन दोनों के अंदर क्वालिटी कौन अच्छा दे रहा है, मेरे ट्रस्ट मेरा किस पे ज़्यादा अच्छा हो सकता है, कौन मुझे अच्छे से डील करना है। तो ये मेरी प्रोडक्ट की जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन है वो मिस्टर सब ए के पास है, मिस्टर बी के पास है। तो अगर मैं यहाँ $150 एक्स्ट्रा दे दूँ, तो वो मसला नहीं है, वो मसला नहीं है मेरे लिए, वो वन टाइम की कॉस्ट है। अच्छा, लोग अक्सर फिक्स कॉस्ट में जो है ना चीज़ों को छोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ फिक्स कॉस्ट वाली चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। आप अपनी रनिंग कॉस्ट देखें कि आपकी रनिंग कॉस्ट कम होनी चाहिए, उस पे आप भी डिसीजन लें। अगर आपकी फिक्स कॉस्ट थोड़ी-सी बढ़ रही है, तो उसके पीछे मैं नहीं कहता कि आप उस सिर्फ़ इतनी सी बातें समझा लो। थोड़ा-सा एक्सप्लेन करो फिक्स्ड कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट तो फीस आएँगे पे क्या है? फिक्स कॉस्ट पिकअप चार्जेस जो हैं वो आप में एक ही बार देने, ठीक है। ये फिक्स सप्लायर से पोर्ट तक का जो रास्ता है वो आपकी मिलिट्री एक ही बार में वो ही ये फिक्स्ड हो गई, ये फिक्स है। अब ये जो आपकी प्रोडक्ट वेयर हाउस में पहुंचेगी, अब वो आप उस पर एड्स चलाओगे, एड्स आपके रनिंग कॉस्ट हैं। अब प्रोडक्ट के ऊपर जो भी आपके मंथली जो भी कॉस्ट आपकी रन रही है, जैसे बिजली, लेबर कॉस्ट है, ये आपकी रनिंग कॉस्ट की कॉस्ट है, तो ये रनिंग कॉस्ट आपकी कम होनी चाहिए। इसमें आपको अगर आपको $2 भी कोई कम दे रहा है, तो आप उसको पकड़ें, तो जी, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी। वो वन टाइम की कॉस्ट थी, उससे आपका इतना नुकसान नहीं होगा। अच्छा, फिर ऐसे कोई ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दो जब आप सोर्सिंग करने जा रहे हैं, तो हम वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एक दफ़ा ज़रूर नोट डाउन कर लें, बस इनकी चेक करने, वेरीफाई करने की पर हमने काम कर लिया या नहीं करा। तहसीन भाई, प्रोक्योरमेंट जो है वो पार्ट ऑफ परचेजिंग और सोर्सिंग, ठीक है। मैं सोर्सिंग और परचेजिंग में आपको पार्ट बता देता हूँ, और आपको एक मेरी बड़ी पिक्चर मैं वापस विषय में भी अपनी वो देखिए असाइन गई। जैसे कि सोर्सिंग के लिए आपको एक ग्रेड आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत है, मार्केट रिसर्च की ज़रूरत है, वेरिएंट सप्लायर्स है, नेगोशिएशन है, सिलेक्टिंग सप्लायर्स है, इवैल्यूएशन ऑफ सप्लाई परफॉर्मेंस है, ये तमाम वो बातें जो भी हमने आपस में डिस्कस की। ये सोर्सिंग के लिए आपने पॉइंट्स लाजमी इनके ऊपर वर्किंग करनी। अब जब सोर्सिंग के बाद अब आप आ जाते हैं परचेजिंग पे। परचेजिंग के लिए आपने क्रिएटिंग है परचेज ऑर्डर, आपने एक परचेज ऑर्डर बना के देना। उस परचेज ऑर्डर के अंदर आपने तमाम वो चीज़ें लिखनी है जो भी आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर चाहिए। अ, और ऑलरेडी डिलीवर्ड ऑर्डर हैं, जब वही परचेज ऑर्डर आपको डिलीवर हो जाए, आपने उसके ऑर्डर नहीं कहनी है कि उसके हिसाब से आपको चीज़ें मिली हुई कहनी है। रिसीविंग वॉइस एंड गुड्स रिसिप्ट हैं, गुड फैक्ट में यहाँ पे, और फिर आप ये पेमेंट दे देंगे, पेमेंट की भी कुछ तरीके हैं, वो भी एक तरफ कॉपी थी, ठीक है। सो ये जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको ऐसा हम इस भी पे आप फिजिकल नाम के पार्ट वंडर हो गया। अच्छा, बहुत-बहुत शुक्रिया तुम्हारा आने का। यहाँ पर आए तो मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारे, बहुत-बहुत शुक्रिया तुम्हारे आने का। अरे नहीं, प्रेसिंग भाई,
बस मैं जो यहाँ आ रहा हूँ मुझे इतने वर्ड आज जैसे काम आई हुई और जेनेसी को वो की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह और फलत है तभी तुम्हारे चैनल बंद करा के मैंने कि भाई हमने शुरू में अपने मार्शल साथ किया कि आपका क्वेश्चन अच्छा था फिर हमने उन पर भी तस्वीर दिया कि क्या बात कर रहे हो मेरे भाइयों कहाँ जा रहे हो फिर हमने ये सब हमारा हाँ ये हमारे भी के करीब है सारे दिमाग बीते मेरे साइड में मेरे कपड़े ही तो पहन के आए जी वैसे मैं आपने बताया आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं तमाम ही देखने वालों से दरख्वास्त करूँगा कि टेसिंग इस्लाम जो है ये बहुत ही मेहनत और नियम के साथ ही इस काम को जारी सारे रखे हुए हैं सिर्फ आप लोगों ने इसे तो प्लीज़ इनके चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कुछ अगर आपको अपने रिव्यूज़ दे तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपने रिव्यूज़ भी लाजमी शेयर करें बहुत मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।